दोस्तों, एशिया का एक छोटा सा देश है जो कि भारत से बहुत लगाव रखता है। भारत के खाने से, भारत के कल्चर से और भारत के नमस्ते तक से, इन सभी से वो बहुत लगाव रखता है। और सबसे बड़ी बात कि उस देश का भारत के साथ म्यूचुअल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम लोग आज बात करने वाले हैं ताइवान की। हम सभी जानते हैं कि चाइना के मुद्दे को लेकर ताइवान और भारत के इंटरेस्ट जो हैं वो एक है। दोनों के लिए बकासुर एक ही है, चाइना, जिसे काउंटर करना है। और इसके लिए ताइवान काफी समय से कोशिशें कर रहा है कि वो भारत के पाले में आ जाए, या यूं कहें कि भारत को अपने पक्ष में ले आए। लेकिन समस्या यहाँ पर यह थी, किसी जमाने में हमसे गलती हुई थी और हमने चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मान लिया था। और इससे बड़ी बेवकूफ़ी भला क्या हो सकती है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत भारत का लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का भी कई सारा हिस्सा आता है। तो कहने का मतलब इनडायरेक्ट वे में हम लोग ये खुद कहते हैं कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश ये चाइना का है, क्योंकि चाइना तो कुछ इसी तरह का दावा करता है वन चाइना पॉलिसी को लेकर। लेकिन अच्छी बात यह रही कि 2010 में फाइनली भारत को ये चीज़ें समझ में आने लगी कि भारत चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानकर कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। तभी से लेकर अभी तक, यानी 2010 से लेकर आज 2022 है, कुल 12 साल हो चुके हैं। लेकिन अभी तक भारत ने एक भी बार ऑफिशियली किसी भी मंच से इस बात को नहीं स्वीकारा कि हम आज भी चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। हालांकि हमने रिटर्न में या किसी तरह का कोई कानून पारित करके चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानने से इनकार नहीं किया, लेकिन हमने उसके बाद कभी स्वीकारा भी नहीं। और चाइना काफी समय से मशक्कत कर रहा है कि भारत एक बार फिर से वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार कर ले। खैर छोड़िए, ये अलग सी बातें हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि भारत और ताइवान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। जी हाँ, वही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि हमने रिसेंटली यूएई से किया, इजराइल से किया, ऑस्ट्रेलिया से किया, ईयू और यूके से करने जा रहे हैं। खैर यूके में क्या क्या हुआ वो सब कुछ हम लोगों ने देखा, काफी भयानक था वो। लेकिन बताया जा रहा है कि ताइवान इस समय जिद पर ही एक तरह से अड़ा है कि भारत के साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले, और इसके लिए अपना मिनिस्टर भी भेज रहा है। जी हाँ, आगे आप जानिए, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। दरअसल बताया जा रहा है कि ताइवान अपने टॉप मिनिस्टर को अपने पूरे दल बल के साथ भारत भेज रहा है, और इस वजह से डेफिनेटली चाइना को तकलीफ तो होनी ही है। भारत ताइवान में सेमीकंडक्टर की एक इंडस्ट्री स्थापित करना चाहता है। वैसे रिसेंटली हमने एक जॉइंट वेंचर चलाया है जिसमें ताइवान और भारत की कंपनियां मिलकर भारत के अंदर सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करेंगी। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इससे बड़े लेवल पर हम दोनों देशों को मिलकर साथ में काम करना होगा, ताकि भारत में बड़े स्तर पर इन सभी के लिए ढेर सारे विकल्प खुलें। और इसके लिए बताया जा रहा है कि पूरा फोकस है एफटीए के ऊपर। जी हाँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर। यानी दोनों ही देशों के बीच में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। दोनों ही देशों की कंपनीज एक दूसरे के यहाँ जाकर बड़ी आसानी से इस तरह के बिजनेस वगैरह कर पाएंगी और काफी सस्ते रेट पर एक दूसरे देशों में अपने प्रोडक्ट बेच पाएगी। और वैसे भी जिस हिसाब से चाइना की रिलेशनशिप भारत और ताइवान दोनों ही देशों से है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भारत और ताइवान एक साथ मिलकर कई ठोस कदम उठाएं। वैसे जब भी कोई भारत का नेता ताइवान जाए या फिर ताइवान का कोई लीडर भारत आए, तो चाइना इसको लेकर काफी आपत्ति जताता है। 2017 में ताइवान का संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया था, तो चाइना ने बहुत ही तगड़ी चेतावनी भी दी थी। और चाइना ने ये तक कह दिया था कि आप लोगों को वन चाइना पॉलिसी का पालन करना होगा। यानी ताइवान के साथ जो आप रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आग से खेलने के बराबर हो गया। हालांकि चाइना की इन धमकियों का कोई विशेष असर नहीं पड़ा, और भारत और ताइवान के हित में जो कुछ भी था म्यूचुअली, वो हम सब लोग करते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चाइना को इंपॉर्टेंस देना भारत के लिए जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हम सभी जानते हैं यार कि चाइना यूएनएससी का परमानेंट सदस्य है, उसके पास है वीटो पावर। और हम सभी लोगों का एक लक्ष्य है कि भारत को जितना हो सके उतना जल्दी यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता दिलवा दी जाए। अब यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में चाइना का साथ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूएनएससी का कोई एक भी परमानेंट सदस्य अगर किसी देश की सदस्यता को स्वीकार नहीं करता है तो उसे सदस्यता नहीं मिल सकती। तो कहने का मतलब भारत की राहें थोड़ी सी कठिन जरूर है, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं ताइवान के साथ। बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द ताइवान के आर्थिक मामलों के जो डिप्यूटी मिनिस्टर हैं, चेन चेन ची, जी हाँ थोड़ा सा अजीब नाम है इनका, मुझे बड़े फनी नाम लगते हैं इस पूरे एरिया वाले लोगों के, तो वो भारत आ रहे हैं। और यहाँ पर ताइवान पूरी कोशिश करेगा कि भारत के साथ एफटीए कर लिया जाए। इसके पीछे ताइवान का कहना यह है कि अगर हम लोग एफटीए साइन कर लेते हैं तो इससे दोनों देशों के बीच में जो बिजनेस करना होगा, ट्रेड करना होगा, वो काफी आसान हो जाएगा। बीच की सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी और एक सशक्त सप्लाई चेन दोनों देशों के बीच में स्थापित हो पाएगी।
क्योंकि फिलहाल ताइवान और भारत के बीच में बिजनेस तो बड़े लेवल पर हो रहा है, लेकिन फिर भी इससे कई ज्यादा की संभावनाएं हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं 2006 के आंकड़े, तो 2006 में 2 अरब डॉलर्स का बिजनेस हुआ था दोनों देशों के बीच में। हालांकि ये 2022 आते आते काफी बढ़ गया, डबल से भी ज्यादा हो गया और 5.7 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं है दोनों देशों की स्थिति को देखते हुए। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ताइवान की करीब 106 कंपनियों ने भारत के अंदर कई अलग अलग सेक्टर्स में निवेश किया है, जिनका कुल निवेश बनता है 1.5 बिलियन डॉलर्स। तो ये भी वैसे उम्मीद से काफी कम है, इससे और ज्यादा बढ़ना चाहिए। इसी का कारण है कि ताइवान जिद पर ही अड़ा है कि FTA भारत के साथ साइन कर लिया जाए। और वैसे भी कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा कि ताइवान की एक बहुत ही बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत की वेदांता ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर करके एक सेमीकंडक्टर का प्लांट शुरू किया है और इस दिशा में काफी तेजी से काम चल रहा है और 2025 तक इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब श्री गणेश तो हो चुका है, बाकी की सारी प्रक्रियाएं बाकी है। तो इस बार जो उनके आर्थिक मामलों के डिप्टी मैनेजर भारत आ रहे हैं, इस दौरान आपको क्या लगता है, क्या भारत और ताइवान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संभव है या फिर चाइना के दबाव की वजह से ये नहीं हो पाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।